अरे ओ कंगाल पति, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने तुझे अपना पति बनाने का सोचा था। क्या करेगा, बदला लेगा? मारना डर है तो मार के दिखा। तूने मुझे थप्पड़ मारा। वो शख्स जिसने अपना घर, अपनी पुश्तैनी जमीन और अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया था, आज अपनों के बीच में एक अजनबी की तरह खड़ा था। सामने सास और साली की नजरों में सिर्फ हिकारत थी। आरव, इस वक्त यहाँ? क्या तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है जो नौकरों की तरह यहाँ चला आया? कड़वे बोल सहते हुए आरव धीमे से बोला, आंटी, मुझे रिया से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन वहाँ सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं थी। रिया ने बेरुखी से टोका, जो भी बात करनी है मम्मी और मिंटी के सामने करो। आरव की आवाज कांप रही थी जब उसने सीधा सवाल दागा, रिया, तुमने मेरे अकाउंट से 3 करोड़ रुपए क्यों निकाले? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसे रिया की ऊंची और बनावटी हंसी ने तोड़ दिया। क्या 3 करोड़? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं निकाले तुम्हारे अकाउंट से, समझे? मैं क्यों निकालूंगी तुम्हारे अकाउंट से पैसे? उसने अपनी माँ और बहन की ओर मुड़कर उपहास उड़ाते हुए कहा, सुना तुम लोगों ने? ये फॉरएवर कंगाल आदमी कह रहा है कि मैंने इसके अकाउंट से 3 करोड़ निकाले हैं। लगता है ये अभी तक नींद में है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। आरव की हताशा बढ़ती जा रही थी। उसने बेबसी से कहा, रिया, मेरे अकाउंट के पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास ही थे। तभी उसकी सास ने तंज कसते हुए पूछा, सचमुच तेरे अकाउंट में 3 करोड़ थे? पर एक बात समझ नहीं आई कि तुझ जैसे फटीचर इंसान के पास, जो मुश्किल से लाख रुपए महीना कमाता है, उसके पास 3 करोड़ कहाँ से आए? बताना, कहाँ से आए? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस गिड़गिड़ाते हुए इतना कहा, मैं नहीं बता सकता कहाँ से आए, लेकिन इतना समझ लो कि अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले तो मेरी जान पर बनाएगी। रिया के चेहरे पर अब नफरत के सिवा कुछ न था। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ओ कंगाल पति, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने तुझे अपना पति बनाने का सोचा था। लूजर तो तू पहले से ही था, पर अब तो पागल भी हो गया है। अपनी बहन की ओर देखते हुए उसने जहर उगला, नाली में गिरी चप्पल को कितना भी धो लो, उसकी बदबू नहीं जाती। मिंटी ने भी अपनी नाक सिकोड़ते हुए साथ दिया, दी, मुझे ये गरीबों वाली बदबू सहन नहीं होती। आरव ने आखिरी बार हक जताने की कोशिश की, मत भूलो मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ। पर रिया ने आखिरी बार करते हुए उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। होने वाला था, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो तुझसे प्यार कर बैठी। और सुन, मुझे अच्छे से पता है कि तूने वो 3 करोड़ कहाँ से और क्यों इकट्ठा किए थे। देख, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। आरव की आंखों में घबराहट साफ थी। पर तुम टेंशन मत लो रिया, मैं किसी को जेल नहीं जाने दूंगा। लेकिन रिया के चेहरे पर हमदर्दी का एक कतरा भी न था। उसने तीखे स्वर में कहा, क्यों नहीं जाएगा? जेल तो जाना पड़ेगा। अगर गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही होगी। आरव हक्का बक्का रह गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जेल जाऊंगा? चुप, एकदम चुप। रिया ने उसे बीच में ही झिड़क दिया। अब तू सुनेगा और मैं बोलूंगी। मम्मी, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इसने कितना बड़ा घपला किया है। इसके नाम पर मार्केट में फेक कंपनियां और काला धन घूम रहा है। ईडी का समन आया है इसे। अपनी इमेज बचाने के लिए इन्वेस्टर से 3 करोड़ मांग रहा है। ये कभी भी सलाखों के पीछे जा सकता है। तभी मिंटी ने तालियां बजाते हुए व्यंग किया, वाह भाई, जिसे हम गोबर समझ रहे थे वो तो सीमेंट निकला। एक ही दिन में 3 करोड़ जुटा भी लिए। रिस्पेक्ट है ब्रो। पर मम्मी, क्या आप अपनी बेटी की शादी एक क्रिमिनल से करवाओगी? सास के चेहरे पर घृणा और बढ़ गई। कभी नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ एक मुजरिम के हाथ में नहीं दूंगी। आरव ने बेबसी में हाथ जोड़े। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ रिया, मेरी बात समझो। मामला सीरियस है पर मैं सब हैंडल कर रहा हूँ। समीर से बात हो गई है। 3 करोड़ देकर हम जेल जाने से बच सकते हैं। बचना क्यों है? रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्राइम किया है तो जेल जाना ही होगा। तुझे बचाने के लिए तो मैं 300 रुपए की बेल भी न दूं। आरव के सब्र का बांध टूट रहा था। रिया, तुम मुझसे तू तड़ाक करके कैसे बात कर सकती हो? रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे ही जिसके तू लायक है। याद रखना, नमक स्वाद अनुसार और इज्जत औकात अनुसार। आरव ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की। रिया, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है तो जवाब भी सुन ले। रिया ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे फ्यूचर के साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और रही बात उन 3 करोड़ की, हाँ, मैंने निकाले हैं। बोल, क्या कर लेगा तू? आरव ने गहरी राहत की सांस ली, जैसे उसे लगा हो कि सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड, पैसे तुम्हारे पास हैं। मुझे लगा पैसे चोरी हो गए। रिया, प्लीज वो पैसे वापस कर दो। समीर इन्वेस्टर को तैयार कर रहा है। रिया के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आई। पैसे? वो तो मैंने दे दिए। मिंटी का बर्थडे था ना, एक लग्जरी कार और 1 महीने का दुबई ट्रिप, है ना मिंटी? मिंटी ने चहकते हुए कहा, यस दी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुरंत कार डीलर को कॉल करो और सब कैंसिल करो। सॉरी जीजू,
मिंटी ने मोबाइल लहराते हुए कहा। सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी है, अब इज्जत का सवाल है। वैसे मैं दुबई जा रही हूँ, आपके लिए खजूर ले आऊंगी। जेल का खाना अच्छा नहीं होता ना, तो वहाँ काम आएगा। आरव सन्न रह गया। उसकी आंखों में चमकता विश्वास अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने भारी मन से कहा, अपनी झूठी शान के लिए तुम लोग अपनी ही फैमिली को मुसीबत में डालने के लिए तैयार हो? ये ईडी का सवाल है, गिरफ्तारी का सवाल है। रिया, अपनी बहन को बोलो कि वो ट्रिप और कार कैंसिल करे, वरना तुम बहुत पछताओगी। रिया ने उभास उड़ाते हुए पलटवार किया। पछता तो मैं उसी दिन से रही हूँ जब से तुझसे सगाई की है। हर दिन हर पल पछतावा होता है। निकम्मे तो तुम पहले से ही थे, अब क्रिमिनल भी बन गए। शर्म नहीं आई जब सबके सामने भीख मांग रहा था? आरव की आंखों में आंसू भर आए। उसने रुंधे गले से कहा, नहीं आई शर्म, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। बंद करो अपनी ये नौटंकी। रिया ने चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। कब तक मेरे नाम के पीछे छुपता रहेगा? मर्द बन और अपनी मुश्किलों का सामना करना सीख। तभी आरव का फोन बज उठा। समीर का फोन था। आरव ने जल्दी से रिसीव किया। समीर ने उत्साह से कहा, आरव, तेरी किस्मत अच्छी है। 3 इन्वेस्टर्स मिल गए हैं जो चुपचाप पैसा लेकर निकल जाएंगे। बस पैसे अभी ट्रांसफर करने होंगे, तीनों को 1-1 करोड़। लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ कर पाता, रिया ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। हेलो समीर, मुझे अच्छे से पता है आरव ने क्या बोला है। मैं साफ कर दूं कि इस केस पर खर्च करने के लिए मेरे पास 1 चवन्नी भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इस सबसे दूर रहो। दोबारा फोन मत करना। आरव सन्न रह गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। समीर, रुकना। रिया, सबको मना मत करो, मेरी बात सुनो। पर रिया ने एक न सुनी। उसने समीर का फोन काट दिया और आरव की आखिरी उम्मीद को भी अपने पैरों तले कुचल दिया। आरव बेबसी की उस दहलीज पर खड़ा था जहां उसे बचाने वाला अब कोई नहीं बचा था। कुछ समय पहले आरव एक असाधारण स्ट्रैटेजिस्ट, जिसे दुनिया जीनियस और पारस पत्थर कहती थी, पर उसकी मंगेतर और बॉस ने कभी सही से नहीं पहचाना। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक ऑटो लुकते ही आरव और नैना खुराना एक साथ उस पर झपटे। दोनों के बीच पहले मैंने रोका को लेकर तीखी बहस हुई। अंत में ऑटो वाले की सलाह पर दोनों ने उसे शेयर करने का फैसला किया, क्योंकि दोनों को देर हो रही थी। ऑफिस पहुंचते ही नैना हड़बड़ाहट में अपना लैपटॉप ऑटो में ही भूल गई। आरव उसे आवाज देता रह गया, पर वो अंदर जा चुकी थी। आरव जब लैपटॉप लौटाने रिसेप्शन पहुंचा तो सुरक्षा कारणों से उन्होंने उसे रखने से मना कर दिया। इंतजार करते हुए आरव की नजर खुले लैपटॉप पर पड़ी, जहां एक अधूरी प्रेजेंटेशन खुली थी। आरव, जो खुद एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट था, ने देखा कि उसमें कुछ बड़ी खामियां हैं। उसने अनजाने में ही पूरी प्रेजेंटेशन को नए कंज्यूमर नीड गैप के साथ अलाइन कर दिया। उसकी नजर नीचे लिखे नाम पर पड़ी, नैना खुराना। उसने गार्ड से कहा, शायद ये लैपटॉप नैना जी का है, एक बार उन्हें दिखाइए। उधर मीटिंग रूम में नैना बिना लैपटॉप के परेशान थी। क्लाइंट्स बिना विजुअल प्रेजेंटेशन के सुनने को तैयार नहीं थे। तभी गार्ड अंदर आया और लैपटॉप नैना को थमा दिया। जैसे ही नैना ने स्क्रीन देखी, उसके होश उड़ गए। सब कुछ बदला हुआ था। वो माफी मांगने ही वाली थी कि क्लाइंट ने तालियां बजा दी। क्लाइंट ने उत्साहित होकर कहा, शानदार, हमने आज तक ऐसा ब्रिलियंट प्रपोजल नहीं देखा। ये डील आपकी हुई। मीटिंग के बाद नैना बाहर इंतजार कर रहे आरव के पास गई और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आरव, आपने मेरी प्रेजेंटेशन बदल दी। वैसे आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डील मुझे नहीं, आपकी जीनियस दिमाग को मिली है। क्या आप मेरी कंपनी में जॉब करना पसंद करेंगे? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ मैम, एक मामूली इंसान हूँ। आई एम सॉरी, नौकरी बदलना इस वक्त मेरे दिमाग में आखिरी चीज होगी। लेकिन नैना खुराना हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड फेंका। आरव मेहता, मैं आपको सिर्फ एक नौकरी नहीं, चीफ ग्रोथ ऑफिसर का रोल ऑफर कर रही हूँ। आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, आपको कंपनी की दिशा तय करनी है। 7 फिगर सैलरी, पर्सनल ड्राइवर और एक ऐसा साइनिंग अमाउंट जिसे आप कभी मना नहीं कर पाएंगे। उसने शालीनता से कहा, ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया मैम, पर मैं अपनी मौजूदा कंपनी नहीं छोड़ पाऊंगा। आई एम सॉरी। नैना खुराना के स्वर में अब सम्मान था। इट्स ओके आरव, पर मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार सोचिएगा जरूर। आरव के जाते ही अपने असिस्टेंट समीर से बोली, इस पर नजर बनाए रखना, कुछ भी करो, पर ये आरव मुझे अपनी कंपनी में चाहिए। कुछ दिनों बाद आरव का दोस्त समीर ने आरव को बेहद अर्जेंट कॉल करके अकेले में बुलाया। आरव हड़बड़ाहट में पहुंचा। समीर, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? रिया बाहर इंतजार कर रही है, जल्दी बता क्या बात है। समीर का चेहरा उतरा हुआ था। उसने आरव को बैठाया और पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, आरव, पहले तू बैठ जा, खबर बहुत बुरी है। कुछ भी ठीक नहीं है। आरव का धैर्य जवाब दे रहा था, जल्दी बता क्या हुआ। समीर ने एक फाइल मेज पर पटकी और कांपती आवाज में कहा, शेल कंपनियां, काला धन और रिया मल्होत्रा। आरव, रिया मल्होत्रा वेंचर्स के नाम पर मार्केट में काला धन घूम रहा है। पूरे 50 करोड़ का फ्रॉड है, और सबसे बुरी बात यह है कि ईडी इसे ट्रेस कर चुकी है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या बात कर रहा है यार तू? भाई ऐसा नहीं हो सकता। रिया तो बस वहाँ मैनेजर है,
असली मालिक तो कुणाल है, सारे पैसे वही लेता है। समीर ने हकीकत का आईना दिखाया। आरव कानून भावनाएं नहीं देखता, कागजों पर जिसका नाम होता है जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अब कितना टाइम है हमारे पास? आरव ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, समीर ने चेतावनी दी। रेड भी पड़ सकती है और अरेस्ट भी हो सकती है, और अगर एक बार रेड पड़ गई तो मीडिया जीना हराम कर देगी। कम से कम 5 साल की जेल होगी। आरव सुन्न होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने रिया का चेहरा घूमने लगा। उसने भारी मन से कहा, 5 साल की जेल? वो मेरा पहला प्यार है समीर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। समीर की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने आरव के कंधे पकड़कर उसे हकीकत का आईना दिखाना चाहा। आरव, मेरी तरफ देख यार, इस मुसीबत से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। पुराने इन्वेस्टर्स को चुपचाप बाहर निकालना होगा और पैसे का ट्रायल तुरंत बंद करना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए। आरव ने बिना पलक झपकाए पूछा, कितना पैसा लगेगा? 3 करोड़, समीर ने भारी आवाज में कहा, और वो भी आज की आज। इससे कम में ईडी को रोकना नामुमकिन है। समीर ने एक दोस्त के नाते उसे चेतावनी दी। आरव, 3 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है भाई, सोच ले। पर आरव के इरादे पत्थर की तरह मजबूत थे। उसने दृढ़ता से कहा, हो जाएगा, 3 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा, तू बस इन्वेस्टर से बात कर। समीर ने एक आखिरी कोशिश की। आरव, क्या इस बारे में रिया को पता होना चाहिए? देख भाई, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और हो सकता है कि रिया मल्होत्रा। बस यार नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता। आरव ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं जानता हूँ वो थोड़ी गुस्से वाली है, जुबान की थोड़ी तीखी है, पर लड़की बहुत अच्छी है यार। हमने साथ में खूबसूरत सपने देखे हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड किया है। हम भले 2 अलग इंसान हैं, पर हम दोनों के अंदर एक ही जान बसती है। मैं रिया पर आंच भी नहीं आने दूंगा। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपनी किस्मत लिख दी हो। उसने समीर से हाथ मिलाते हुए कहा, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, या खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े, मैं रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। समीर खामोश रह गया। वो आरव की इस दीवानगी के आगे बेबस था। उधर ऑफिस के एक कोने में कुछ लोग दबी आवाज में बातें कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि रिया पास ही खड़ी सब सुन रही है। बेचारा आरव कितना परेशान लग रहा है। परेशान तो होगा ही, ईडी ने समन भेजा है। अगर आज के आज 3 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ तो सीधा अरेस्ट। शेल कंपनियां, काला धन, हवाला, लिस्ट बहुत लंबी है। रिया के कान खड़े हो गए। वो तेजी से उनके पास आई। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे थे आप लोग? वो फ्रॉड, काला धन, 3 करोड़, किसका नाम ले रहे थे आप? मैम, हमें कुछ नहीं पता। वे लोग वहां से खिसक गए। जब आरव समीर से मिलकर बाहर निकला तो रिया आरव को अकेला छोड़कर गुस्से में निकल गई। उसने अपने बॉस कुणाल से अपना 5 साल का बोनस मांगा। कुणाल ने चालाकी से उसे नीचा दिखाया। 80 लाख? नशे में है क्या? कंपनी लॉस में है। पर आरव के दबाव देने पर उसने 40 लाख का सौदा किया। आरव मान गया। उसे बस आज ही पैसे चाहिए थे। इसके बाद आरव ने अपनी मां को फोन किया। रुंधे गले से उसने कहा, मां, गांव की वो पुश्तैनी जमीन बेचनी होगी। उसकी मां हैरान रह गई। पर वो तेरे बाबा की आखिरी निशानी है। आरव ने मन ही मन आंसू पीते हुए कहा, मां, जमीन तो फिर आ जाएगी, पर इज्जत चली गई तो लौट कर नहीं आएगी। उसने अपने दोस्त सौरभ से भी मदद मांगी, यहाँ तक कि अपना घर गिरवी रखने की बात कह दी। घर, जमीन और बोनस मिलाकर उसने 3 करोड़ का पहाड़ जैसा इंतजाम कर लिया। उसने राहत की सांस ली और बुदबुदाया, पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, पर मेरी रिया पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक से फोन आया, सर, आपके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। आरव के होश उड़ गए। क्या? मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। बैंक मैनेजर ने साफ कहा, सर, नेट बैंकिंग के जरिए बाकायदा आपके आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल हुआ है। आरव के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे याद आया कि उसके पासवर्ड सिर्फ एक ही इंसान के पास थे, रिया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। रिया के चेहरे पर अब केवल घृणा शेष थी। उसने तिरस्कार से आरव की ओर देखते हुए कहा, जिसके भी नाम पर हुआ हो, मुझे बस इतना पता है कि ईडी जिसे उठा के ले जाने वाली है, मैं उस फटीचर आदमी के साथ एक पल नहीं रह सकती। गॉट इट। आरव कुछ कहने के लिए तड़पा, पर रिया ने उसे टोकते हुए जहर उगला। और हाँ, अपने उन उधार देने वालों को साफ साफ कह देना कि तेरे जेल जाने के बाद वो मेरा पीछा ना करें। मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, समझ गया? आरव ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया। रिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? तुम पागल हो गई हो क्या? कौन है पागल? रिया की माँ बीच में कूद पड़ी। बोलो, क्या कर लोगे तुम? आरव ने कांपते हाथों से अपनी जेब से कुछ कागज निकाले। रुको, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, देखो कि असल में किसके पीछे पड़ी है और जेल कौन जाने वाला है। इसे देखो। लेकिन सच्चाई देखने के बजाय रिया ने झपट कर वे कागज छीन लिए। उसकी माँ ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तुझे लगता है कि ये रद्दी कागज दिखाकर हमें डरा देगा और हमें इस पर तरस आ जाएगा?
और इससे पहले कि आरव कुछ कहता, रिया ने उन कागजों के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल दिए। आरव सन्न खड़ा रह गया। तुम कागज फाड़ सकती हो पर सच नहीं फाड़ सकती, उसने भारी आवाज में कहा। अरे ओ जोकर, रिया की माँ ने चिल्लाकर कहा। ये ईडी और जेल तो बहुत बात की बात है। अगर तू हमारे सामने तड़प तड़प कर मर भी रहा होगा ना, तो भी हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो बस इस बात का डर है कि तेरी गंदगी हम तक न पहुंच जाए। आरव की आंखों में अब एक ठंडी दृढ़ता आ गई थी। उसने सीधे रिया की माँ की आंखों में देखकर कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, और अगर मैं सच में गंदा होता ना, तो मैं यही चाहता कि आप पर आंच आए। आज आप लोगों ने कागज फाड़ दिए, पर याद रखिएगा, जब सच सामने आएगा तो आप लोग ठीक वैसे ही खड़ी रहिएगा जैसे आज रिया के साथ खड़ी हैं। रिया ने जोर से ठहाका लगाया। अरे क्या सच सच की रट लगा रखी है? सच यही है कि तू एक नामर्द है। सच यही है कि तेरे बस का कुछ नहीं है, इसीलिए लोगों से भीख मांगता फिरता है। क्या चाहता है तू, कि तेरे जेल जाने के बाद मैं तेरा उधार चुकाती फिरूं? आरव ने एक लंबी सांस ली और कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ गया। उसके चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। सच जानने का आखिरी मौका भी तुम लोगों ने खो दिया। अच्छा हुआ कि आज तुम सबका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। पीछे से रिया की आवाज गूंजी। अरे ओ घोटालेबाज, ये ड्रामा कहीं और जाकर कर, यहाँ मत कर ये नौटंकी। आरव बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। अगले दिन ऑफिस के शांत माहौल को रिया की आवाज ने चीर दिया। आरव को देख उसने तंज कसा। काम का नाटक चल रहा है, तुम्हारा फ्यूचर तो जेल में है ना? सहकर्मी हैरान थे। आरव ने संयम से कहा, रिया ये वर्क स्पेस है, यहाँ तमाशा मत करो। सबको पता होना चाहिए कि इस नंबर 1 गेम मास्टर ने क्या खेल खेला है। रिया चिल्लाई, ईडी इसके पीछे है और ये सबसे भीख मांग रहा है। मैं इससे सगाई तोड़ चुकी हूँ। आरव ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, रिश्ता तोड़ना आसान है रिया, पर जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा तुम खुद टूट जाओगी। गुस्से में रिया ने सबके सामने आरव को थप्पड़ जड़ दिया। क्या करेगा? बदला लेगा? मारना? दम है तो मार के दिखा। तभी एक सन्नाटा छा गया। आरव ने हाथ उठाया और एक सटाक की आवाज के साथ रिया को पलटकर जवाब दिया। रिया सन्न रह गई। तूने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, आरव ने 2 टूक कहा। अभी तुम नहीं तो कहा था मारो, मैंने बस तुम्हारी बात मान ली। तभी कुणाल बीच में कूदा। आरव ये मेरा ऑफिस है, कोई फुटपाथ नहीं। कैसा नामर्द है तू, इतनी खूबसूरत मंगेतर को पलकों पर रखना चाहिए था। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुणाल ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। कुणाल हंसा। तुझे पता है तू यहाँ मेरी वजह से खड़ा है, मैं तुझे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ, गेट आउट। आरव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर रिया ने पीछे से जहरीला वार किया। लात तो मैंने इसे मारी है कुणाल, मैंने सगाई तोड़ दी इसके साथ। कुणाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई। व्हाट? सच में? पूरे ऑफिस के सामने आरव खड़ा था, बिना नौकरी, बिना मंगेतर और बिना सम्मान के, पर उसकी खामोशी में एक बड़ा तूफान छिपा था। अगले दिन समीर ने नैना की कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां पैसा और सम्मान दोनों मिला, और इस खुशी में पार्टी रखी गई। शाम को समीर रिया की ऑफिस पहुंचता है। समीर ने फाइलें उसके सामने पटकते हुए कहा, ये देखो रिया मल्होत्रा, शेल कंपनीज, हवाला का पैसा, काला धन, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। फाइल देखते ही रिया के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? पर मैंने तो इन पर कभी साइन भी नहीं किया, ये मेरे हो ही नहीं सकते। तुमने कुणाल पर भरोसा किया और उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। समीर ने बेरुखी से कहा, कुणाल ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। रिया ने कांपते हाथों से फोन लगाया, पर संपर्क नहीं हुआ। फोन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो देश छोड़कर भाग चुका है। ईडी तक ये फाइलें पहुँच चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। रिया बिलखने लगी। वो समीर के पैरों में गिर पड़ी। समीर प्लीज मेरी मदद करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? समीर ने अपना हाथ छटक दिया। मदद? जो तुम्हारी मदद करना चाहता था उसे तो तुमने ठोकर मार दी। आज आरव के घर पार्टी है नई ऑफिस ज्वाइन करने की खुशी में, और मैं वहीं जा रहा हूँ। रिया पागलों की तरह चिल्लाई, आरव! उसने अपनी माँ को फोन किया और बोली जल्दी आरव के घर पहुँचे। वो बदहवास होकर पहुँचते ही चिल्लाकर सबको चौंका दिया। आरव प्लीज मुझे बचा लो, मेरी जान, प्लीज मुझे बचा लो। आरव की आंखों में अब कोई प्यार नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। उसने ठंडे स्वर में पूछा, निकम्मा, निठल्ला, फटीचर, यही सब कहा करती थी ना तुम मुझे, तो अब ये जान शब्द कहाँ से आ गया? रिया कान पकड़कर रोने लगी। गलती हो गई आरव, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। देखो ईडी मेरे पीछे पड़ी है, बस 3 करोड़ दे दो और मेरी जान बचा लो प्लीज। आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और पूछा, कहाँ से दूं मैं पैसे? 3 करोड़ रुपए तो दिए थे ना मैंने तुम्हें, तुमने तो उनकी लग्जरी कार और दुबई का ट्रिप ले लिया था। तभी वहां रिया की माँ और बहन भी पहुंचती है। आरव की आवाज में अब पत्थर जैसी कठोरता थी। उसने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ बेच दिया था तुम्हें बचाने के लिए, और तुमने क्या किया? अपनी बहन को वे पैसे दे दिए अय्याशी करने के लिए। तो जाओ अपनी बहन से मांगो, वही देगी तुम्हें पैसे। रिया बदहवास होकर मिंटी की तरफ झपटी। मिंटी, मेरी बहन,
मैंने तुझे पैसे दिए थे ना, दे दे मुझे। मिंटी ने नफरत से अपना हाथ झटक दिया। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, और अगर तुझे जेल जाना है तो जा। आज से तू हमारे लिए मर चुकी है, समझी? रिया अपनी माँ की ओर मुड़ी। मम्मी कुछ बोलो ना, पर उसकी माँ ने भी मुंह फेर लिया। मिंटी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी आप मेरे साथ चलोगी या इस फ्रॉड बेटी के साथ जेल में सड़ना है? माँ बिना पीछे मुड़े मिंटी के साथ चल दी। अकेली रह गई रिया फिर से आरव के पैरों में गिर पड़ी। आरव देखो, अभी भी वक्त है, याद करो तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, प्लीज मेरी जान बचा लो। तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, मिस रिया मल्होत्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ियां रिया के हाथों में थी। वो अब भी चिल्ला रही थी, आरव मुझे बचा लो। पर आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि जिसने जो बोया है उसे वही काटना होगा।